पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 तक सॉल्व कर लिए थे। अब आज क्वेश्चन नंबर 28 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 28 में 3 पार्ट है, ए बी सी। पार्ट ए में कहता है कि यह एक कंडक्टर है ए और इस कंडक्टर ए में एक कैविटी है। कैविटी का मतलब है ये हॉलो है। कहता है कि ये दिखाइए कि अगर इसको चार्ज कैपिटल क्यू दिया जाए तो टोटल चार्ज इसके सरफेस पर स्टे होना चाहिए, यानी टोटल चार्ज क्यू कहाँ रहना चाहिए, इसके सरफेस पर। तो हम लोग पढ़ चुके हैं गॉस थ्योरम में कि किसी भी गॉसियन सरफेस के इन साइड यदि कोई चार्ज नहीं है या चार्ज का अलजेब्राइक सम जीरो है तो उससे क्रॉस करने वाला फ्लक्स जो है वो जीरो होता है। और उसी का यूज करके हम लोग निकाले थे कि किसी भी हॉलो कंडक्टर के इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो इस कैविटी के अंदर कोई भी अगर गॉसियन सरफेस आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस सरफेस के इन साइड में टोटल जो उस सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो जो भी टोटल चार्ज इसको सप्लाई किया जाएगा वो कहाँ पर चला जाएगा, इसके सरफेस पर। इसके पार्ट बी में कहता है कि अगर इस कंडक्टर ए के अंदर एक बी कंडक्टर को एम्बेडेड यानी धंसा दिया जाए और इस पर स्मॉल क्यू चार्ज दिया जाए और कंडक्टर बी इस ए से इंसुलेटेड है, तो यह दिखाइए कि कंडक्टर ए के सरफेस पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू होगा। तो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो जैसे इसके अंदर आप इस कंडक्टर बी को रखकर इस पर चार्ज स्मॉल क्यू दीजिएगा तो जो आपका ये फ्रंट सरफेस है यहाँ माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा और इसके आउटर सरफेस पर प्लस क्यू। तो इस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, चूंकि पहले से वहाँ पर कैपिटल क्यू है और प्लस क्यू इंड्यूस्ड हो गया तो इसके सरफेस पर टोटल चार्ज हो गया कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। और सी में कहता है कि अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है जो हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से इफेक्टिव हो रहा है, वो सेंसिटिव है, तो उसको आप कैसे जो है शील्डिंग कीजिएगा, यानी कैसे उसको सेफ कीजिएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी हॉलो कंडक्टर के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो आप उस इंस्ट्रूमेंट को किसी भी शेप का, किसी भी साइज के मेटालिक हॉलो कंडक्टर के अंदर रख दीजिए तो उस पर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट को इस एटमॉस्फेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ करना है तो उसे किसी मेटालिक बॉक्स के अंदर आपको रख देना है, क्योंकि मेटालिक बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन नंबर 28 का जो तीनों पार्ट है वो आपका डिस्कस हो गया। अब देखो 29, क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसमें कहता है कि ये कोई हॉलो कंडक्टर है और इसमें एक जगह पर होल है और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। कहता है कि दिखाइए कि इस होल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 होगा। तो मान लो इस होल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। अब इस ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हम एक सिलेंडर यहां पर कंस्ट्रक्ट कर दिए। तो अब ये जो सरफेस को यहां पर इंटरसेक्ट किया तो यहां पर चार्ज जो है वो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। अब ये जो आपका सिलेंडर का प्लेन सरफेस है और ये भी प्लेन सरफेस है, ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा। अब ये जो दोनों प्लेन सरफेस है सिलेंडर के, इससे कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स
which passes through plane surfaces of cylinder phi is equal to, तो इस प्लेन सरफेस से EA प्लस इस प्लेन सरफेस से EA इक्वल टू 2A। अब फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो यह जो सिलेंडर बना इसके इनसाइड में चार्ज कितना है, तो Q इक्वल टू सिग्मा है। और गॉस थ्योरम के अनुसार किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होता है वह उसके अंदर सिचुएटेड चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 2EA इक्वल टू Q बाई, तो Q के जगह पर सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां लिख सकते हैं सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। A कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ये प्रूफ हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। इसमें कहता है कि कोई एक वायर है लॉन्ग जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, उस वायर के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालिए, लेकिन कंडीशन लगा दिया विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। क्वेश्चन यही है, देखिए, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग थीन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। बताए थे गॉस लॉ भी कहते हैं, गॉस थ्योरम भी कहते हैं। तो देखो, किसी भी चार्ज बॉडी के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालने का दो ही लॉ हम लोग यूज करते हैं, एक गॉस लॉ और एक कूलम्स लॉ। सिलेबस में इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था गॉस लॉ से ही, जो हम लोग निकाल चुके हैं पिछले वीडियो, इसके पहले के वीडियो में। लेकिन यहाँ पर कंडीशन लगा दिया कि गॉस लॉ का यूज नहीं करना है, तो किसका यूज करना है, तो कूलम्स लॉ का यूज करके हम लोग बनाएंगे इसको। ऐसे इंटर काउंसिल की बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी इसको हम सॉल्व कर देते हैं। मान लो यही तुम्हारा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, यहां पर ये पॉइंट P है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो यहां से R डिस्टेंस पर है। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। अब इस वायर को आप बहुत ही स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम एक एलिमेंट यहां पर कट कर लिए जिसका लेंथ है dx, और वो मान लो ये पॉइंट O है, यहां से x डिस्टेंस पर। तो इस एलिमेंट पर जो चार्ज हो जाएगा, चार्ज ऑन दिस एलिमेंट, चार्ज ऑन दिस एलिमेंट लैम्डा इंटू dx, जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब इस एलिमेंट से पॉइंट P का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इस एलिमेंट मान लो एंगल थीटा है के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने मान लिया D, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस एलिमेंट DE इक्वल टू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर कूलम्स लॉ से, तो Q के जगह लैम्डा इंटू dx, R स्क्वायर रूट हट जाएगा, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब सिमिलरली वी कैन टेकन एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx इन लोअर पार्ट ऑफ दिस वायर एट डिस्टेंस x। मान लो हमने एक एलिमेंट यहां भी ले लिया जो यहां से x डिस्टेंस पर है, तो इससे भी पॉइंट P का जो डिस्टेंस वही हो जाएगा
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू element of length dx in lower part of wire, यहाँ भी वही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये एंगल थीटा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट, ये भी थीटा है। इस डीई का दो कंपोनेंट, इधर होगा डीई कॉस थीटा और इधर क्या होगा डी साइन थीटा। इस डी का भी इधर डीई कॉस थीटा, इधर क्या होगा डीई साइन थीटा। तो डीई साइन थीटा कंपोनेंट्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इन दोनों एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हो जाएगा 2DE cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ एलिमेंट्स DE डैश इज इक्वल टू 2DE cos थीटा। तो 2D के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन डा dx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा की जगह पर बेस बाई हाइपोटेनस, तो आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा। तो इक्वल टू लेमडा आर डी एक्स बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, 3/2 हो गया। यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब देखो टोटल जो कंडक्टर है, अच्छा पहले देखिए, अगर हम लोग ये ट्रायंगल ले लेते हैं तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो x बाई आर, तो x इज इक्वल टू आर tan थीटा। अब dx इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। तो अब DE डैश इक्वल टू लेमडा आर dx के जगह पर आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, x के जगह पर आर tan थीटा, तो आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 3/2 लेमडा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर कॉमन होगा तो ये आर के पावर 3 हो जाएगा, चूंकि आर के पावर 3/2। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, पावर 3/2 है तो सेक क्यू थीटा हो गया। अब देखो आर स्क्वायर से आर क्यू कट गया, आर बच गया, तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सेक स्क्वायर थीटा और सेक क्यू थीटा, सेक थीटा बच गया 1/सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। तो इस दो एलिमेंट के कारण हो गया। अब टोटल वायर के कारण, तो अगर एलिमेंट यहाँ काटते तो थीटा 0 और एक तरफ कहीं भी बढ़ जाए इन्फिनिटी तक, तो एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट
P E dash equal to 2 pi epsilon naught r cos theta d theta 0 to pi by 2, तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा 0 पाई बाई 2, तो लेमडा बाई तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 डिग्री, एक बार अपर लिमिट एक बार साइन 91 साइन 0 0, तो लेमडा बटा, तो इस इनफाइनाइटली जो लॉन्ग वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, इसके कारण आर डिस्टेंस के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश बराबर फॉर्मूला क्या है, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फॉर्मूला गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में हम लोग यूज करके निकाल चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर चूंकि कूलम्स लॉ का यूज करना था तो हमने कर दिया, इसको ध्यान से एक बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसमें क्या किया, ये आपका लॉन्ग वायर है, आर डिस्टेंस पर पॉइंट ले लिया, इस वायर को अनेक छोटे छोटे एलिमेंट में आप कट कर सकते हैं। पहले इसके अपर पार्ट में हमने एक एलिमेंट काटा लेंथ dx, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है तो इस पर चार्ज हो जाएगा लेमडा dx, इसको एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं क्योंकि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए ही यूज होता है। अब यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइंट किए तो ये r है और x है, तो डिस्टेंस हो गया √r² प्लस x²। अब इस एलिमेंट के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया जो कूलम्स फार्मूला से या कूलम्स लॉ से हम लोग यूज़ किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला, तो डी बराबर हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² होता है, तो q के जगह लेमडा dx और r² यानी रूट हट गया r² प्लस x²। ठीक इसी तरह का एलिमेंट हमने इस लोअर पार्ट में काट लिया, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वही है। अब यहाँ ज्योमेट्री से इस दोनों कंपोनेंट का, दोनों एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनका साइन थीटा कंपोनेंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया, केवल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस कंपोनेंट के कारण, तो डी कॉस थीटा कंपोनेंट के कारण, और उसके बाद हमने हल कर दिया तो ई बर डैश बराबर फार्मूला क्या आ गया, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31, ये क्वेश्चन कहता है कि ऐसे तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन ऐसा अभी एजम्पशन है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और जो है दो तरह के फंडामेंटल पार्टिकल से बने हैं जिन्हें क्वार्क कहा जाता है। और क्वार्क जो है 3 क्वार्क न्यूट्रॉन में भी होता है और 3 क्वार्क प्रोटॉन में भी होता है। लेकिन क्वार्क 2 प्रकार के होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। तो अप क्वार्क के लिए सिंबल जो है U दिया हुआ है और इस पर चार्ज दिया है +2e/3। दूसरा क्वार्क है डाउन क्वार्क जिसका सिंबल स्मॉल d, चार्ज -e/3। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि प्रोटॉन में जो 3 क्वार्क है इसमें कितने अप क्वार्क है और कितने डाउन क्वार्क है, और न्यूट्रॉन में भी जो 3 क्वार्क है उसमें कितने अप और कितने डाउन है। तो सिंपल है, आप जानते हैं प्रोटॉन पर +e चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, उसके हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो आपका अप क्वार्क है, प्रोटॉन जो है इसमें 2 अप क्वार्क होंगे और एक डाउन क्वार्क। अब देखो 2 अप क्वार्क मतलब 2 × 2e/3 ये चार्ज हो गया, और एक डाउन क्वार्क -e/3, तो 4e/3 -e/3 3e/3 यानी क्या बच गया e, यानी प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क है और एक कौन सा क्वार्क है, डाउन क्वार्क। और न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क और एक अप, चूंकि ये न्यूट्रल होगा तो 2 डाउन क्वार्क तो -2e/3 हो गया, एक का -e/3 है, अप +2e/3, तो नेट चार्ज क्या होगा 0। तो इस प्रकार से प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क,
न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क। तो 31 हो गया। 32 में ए में कहता है कंसिडर एन आर्बिट्री इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। A small test charge is placed at a null point, that is where E is equal to 0 of the configuration, so that the equilibrium of the test charge is necessarily unstable। तो देखो, कहीं भी एक पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो यहाँ कोई भी टेस्ट चार्ज रखिएगा तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि हम लोग फार्मूला क्या पढ़े कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज Q0 रखा जाए तो लगने वाला फोर्स FQ0 इंटू ई होता है। तो चूंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि फोर्स 0 है। अब फोर्स 0 हो गया चार्ज पर तो स्टेबल तो हो गया, लेकिन स्टेबिलिटी 2 तरह की, इक्विलिब्रियम जो है वो 2 तरह का, स्टेबल और अनस्टेबल। इसके पहचानने का एक ही तरीका है, अगर इस चार्ज को उस पॉइंट से डिस्प्लेस करके छोड़ा जाए और कोई रेस्टोरिंग फोर्स लग के फिर उसको वहाँ बैक लावे तो ये स्टेबल, और नहीं लावे तो क्या हो गया? अनस्टेबल। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ 0 है उससे दूसरे तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको डिस्प्लेस कीजिएगा तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और वो चार्ज जो है उसी तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो चार्ज रखा गया वो किस इक्विलिब्रियम में? अनस्टेबल में। इसी चीज को पार्ट बी में कहता है कि वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर द सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड and sign placed at certain distance apart। अगर मान लो ये 2 चार्ज हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के और सेम साइन के हैं, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइंट कर रही है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अब यहां पर कोई चार्ज रखिएगा उस पर फोर्स 0 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन अब इसको आप जैसे किसी के भी तरफ डिस्प्लेस कीजिए उस चार्ज को, तो जिधर आप डिस्प्लेस कीजिएगा उसके क्लोज में उसका फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो वो जो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो वो उसके तरफ चला जाएगा। यानी अगर मान लो ये टेस्ट चार्ज हम यहाँ पर ला दिए तो ये उसको ज़्यादा फोर्स से अटैक कर लेगा इसकी तुलना में, इधर चला गया। या इसके परपेंडिकुलर में कहीं भी कीजिएगा तो वो कभी भी लौट करके बैक होकर यहाँ पर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर जो चार्ज रखा जाएगा उसका इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। अब इस प्रकार से इस चैप्टर में और 2 क्वेश्चन रह गया, नेक्स्ट वीडियो में उसको करेंगे, उसके बाद सेकेंड चैप्टर का न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। थैंक यू।